देश में एक बार फिर खालिस्तान चर्चा में है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर 1 साल से अधिक तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैग से भर गया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन सिर्फ नाम मात्र का रह चुका है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं खालिस्तान का पूरा इतिहास। कौन है अमृतपाल सिंह? पंजाब के अमृतसर जिले में जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में अमृतपाल काम के सिलसिले में दुबई चला गया। दुबई में वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाबी को संभालने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब लौट आया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोड़े गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाबी का प्रमुख घोषित किया गया। दरअसल खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाला इसी रोड़े गांव का रहने वाला था। वारिस पंजाब संगठन को पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में बनाया था। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में प्रमुख आरोपी था। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना है। इस संगठन के एक मकसद पर विवाद भी है, वो है पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई। आखिर कब और कैसे शुरू हुआ खालिस्तान आंदोलन? इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से। कांग्रेस के इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का श्रोमणी अकाली दल। इसी तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के समय भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जो पूरे पंजाब का 70% था, वहीं 30% हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चला गया और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटा और 1979 में फिर ब्रिटेन चला गया और वहीं से खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया तो पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार को अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई। इसमें अलग देश की बात नहीं थी। कौन था जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जिसे अपना आदर्श मानता है अमृतपाल? आनंद सिंह रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाला भिंडरावाले आगे चलकर उग्रवादी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था। उनका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने श्रोमणी अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वो उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान अलगाववादियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। यहाँ तक कि इन अलगाववादियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन कर दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन
ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षित भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस आई के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गाँव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद यह फैसला किया गया। सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवा बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी अलगाववादियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान शुरू किया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बराड़ ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा तक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 अलगाववादियों और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया।